और फिर ये है कि मेरे पास वीडियोस नहीं थी, मैं टीवी पे देख भी चुका था प्रोग्राम्स के अंदर सारा कुछ, मेरे जितने जज्बात थे ना वो बेरब्त जुमलों में वो मेरी जुबान से निकलना शुरू हो गए। तो उस वक़्त मेरा अंदर से ये ख्याल उभरा कि मैं सियालकोट बुलवाऊँ, लेकिन मुझे सदमा और अफसोस है कि उसके बाद 2 साल तक वो जिंदा भी रहे, 3 साल तक। खोसा साहब ए पठाना हाँ ने कहता आहो पिंड साढ़े दा मरासी तेरा बेड़ा तच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ लश्करानी। आज के हमारे मेहमान हैं ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सीनियर कानूनदान हैं। और ख़ास बात यह है कि ज़ियाउल्लाह हक़ के मार्शल लॉ के दौर में 9.5 साल का अरसा इन्होंने जेल के अंदर गुजारा। और वो जेल कोई आम जेल नहीं थी, उसमें किले भी थे, जेलें भी थीं और कई तकलीफ़ें थीं। जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, कायसूलियाँ सर राह थीं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? आप फाइन। आपकी मुलाकात हुई है पठान खान से, तो पठान खान से जो आपकी मुलाकात है, और जब आपकी मुलाकात हुई उससे पहले आप उनको उनकी कैसेटों में भी सुन चुके? नहीं, सुन नहीं चुका था बिल्कुल। मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि जब मैं जेल से बाहर आया तो कैसेट्स तो मेरे पास उसकी होती थी, टेप लगी होती थी। उनका पहला कैसेट आपने कब सुना? मैं पहला कैसेट सुना 1982 में, जब मैं हरीपुर जेल में बंद था। तो वो, लेकिन मैं शायरी के साथ तो मेरा ताल्लुक़ था ना पढ़ने की हद तक। तो शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, बाबा जितना वो लेकिन जो कैफियत मुझ पे तारी की, मेंढा इश्क भी तू, मेंढा मान भी तू, और उसके बाद वो बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते बरछाइयाँ, ठीक है जी, इसी तरह बाकी, ठीक है जी। फिर बाबा फरीद की काफिया सुनी, ठीक है जी। तो वो मेरी रूह के अंदर यानी रच बस गया हुआ था पठाना खान। ये भी हुआ कि मैं लोक वर्षा वालों के पास गया कि चलो यार ये कैसेट तो मैं सुनता हूँ, कोई वीडियोस भी तो उसकी होंगी ना। मैं वीडियोस तलाश करता रहा कि मैं बैठूं और स्क्रीन पे लगा के टीवी पे मैं सुना करूं इसे। तो बस वो जेल में टेप और कैसेट की सहूलत मिल जाती जी। उस देखे ना, पहले तो दोज़ख काटी है, लेकिन अब 85 के इंतहाबत हो चुके थे। अब सजाए मौत मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद मैं जा चुका था अपना हरीपुर हज़ारा जेल में। तो वहाँ बेटर क्लास मुझे वो मिल गई हुई थी, बेहतरीन रिहाइश थी जेल के अंदर, और टेप जो थी वो बिल्कुल टेप पास हुआ करते थे। सेल भी बाचा खान वाला था? सेल बाचा खान, और सेल नहीं था, वो पूरा एक बंगलो था, एक बंगला था पूरा, जो बाचा खान के लिए यूब खान ने बनवाया था, फील्ड मार्शल ने। तो वो बंद पड़ा रहता था, वो उसकी तज़ीन व आराइश करके, सफ़ेदी करके, वो सारा कुछ कर करा के वो मुझे मिल गया हुआ था। तो हुआ यूँ कि मैं, एक दोस्त ने मुझे बुलवाया कि मैं यहाँ भक्कर आया हुआ हूँ, एक हमारा मुश्तरका दोस्त था, उसके पास आया हुआ हूँ, तो आप आ जाएं। तो उस वक़्त सैरो सियाहत सफ़र जो था, कौन से सन की बात है? ये इट वाज 94 नहीं, हाँ 94, एग्जैक्टली 94, इट वाज 94। तो मैं, मेरा ख्याल है चला हूँ 4 बजे में। बहुत, ये अल्लाह ने मुझे एक ये है कि बचाया है ना, फांसी से बचाया है, फिर बहुत से खौफनाक। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मैं ड्राइव करता था, मेरा वहाँ भी बच रहना, बस ये थे कि ड्राइवर के ये भी एक मौजज़ा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आ जाएं जी। मैं ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। मैंने पूछा हाँ कहाँ से? उन्होंने कहा जी ये तरनौल से पड़ जाना, फिर आगे ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर इधर। करते करते मैं मुंडा चौक में पहुँच गया। 4 बजे चला मैं, गर्मियों के दिन थे। चौक मुंडा पहुँच गया। चौक मुंडा पे लेफ्ट साइड पे उस वक्त बिल्कुल वीराना सा हुआ करता है, बड़ा सा एक चारपाई पड़ी हुई थी, वो बान वाली। तो उस पर मैंने कहा जी मैंने भक्कर जाना है, मुझे पता था भक्कर से गुजर के जाना है। उसने सामने इशारा किया, सामने मैंने देखा कोई खजूर के 2-4 दरख्त ऐसे। तो
रेत के अंदर से एक छोटी सी सड़क जा रही है, उसमें कोई भी और नहीं था, अकेला मैं था, अकेला मैं था। ये आपके मेरा ख्याल है पैदा होने से पहले की बात है, या अभी आप बच्चे होंगे जबकि मैं बात कर रहा हूँ। इट वॉज 94। तो वहाँ मैं रात को कोई 11 बजे के करीब कोटद्दू पहुंच गया। ठीक है। ठीक है जी। वो आगे आए हुए थे मुझे लेने के लिए, वो मरहूम मेजर शमीम थे और एक खोसा साहब थे वहाँ के, अपना कोटद्दू के इकराम खोसा। तो इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था दरिया के किनारे, वो रेस्ट हाउस में जो महकमा ज़राअत वालों का है गालिबन। तो खैर वहाँ रहे हम। तो अगली रात सिगरेट्स ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा कि सिगरेट, वो कहता मैं अभी मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा बाहर चलते हैं। वहाँ से गाड़ी निकाली रेस्ट हाउस से, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम मशरक़ की तरफ गए वहाँ से निकल के। तो जब गए तो एक जगह दुकान थी और बाहर वो एक बेंच सा जो आम बना होता है ना, वो पट्टियों वाला, उस पर एक शख्स जो है ना, वो आलती पालती मार के नहीं, ऐसे करके दोनों पैर ऊपर रख के तो वो बैठा हुआ। तस्वीर मैंने देख ली हुई थी पठान खान की, उसके ऊपर ना ये वीडियोस, वो जो वीडियोस के अंदर आप उनकी फोटो देख चुके थे। मैं फोटो में देख चुका था, फोटो में देख चुका था पठान खान की, ये तयशुदा बात। और फिर ये है कि मेरे पास वीडियोस नहीं थी, मैं टीवी पे देख भी चुका था प्रोग्राम्स के अंदर उस। तो एक जुमला पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना ज़रूर चाहिए मुझे वो, ताकि इस मुआशरे का पता चले। तो वो चूँकि सरदार इकराम खोसा उम्र से मुझसे कोई 2-4 साल छोटा होगा, लेकिन लगता मेरा चाचा था शक्ल देखने में, मोटापा, उसका मुँह कोई अच्छा। तो वो गाड़ी जब ऐसे करके खड़ी की ना, तो कहता मैं सिगरेट लेकर आता हूँ सामने से। मैंने बेंच पे देखा तो उतरने लगा, तो मैंने कहा कि खोसा साहब ए पठाना खान है? कहता आहो पिंड साढ़े दा मरासी है। तेरा बेड़ा था। मैं उतर के जाके मैंने दोनों उसके कुत्ते पकड़ ले पीछे से। बाबा जी की हाल है? बाबा जी ठीक है। बाबा जी मैं तो अनुभव सारा कुछ, मेरे जितने जज्बात थे ना, वो बेरब्त जुमलों में वो मेरी जुबान से अदा निकलना शुरू हो गए। और उसे भी पता चल गया कि ये कोई मेरा कदरदान, मेरा आशिक है। ठीक है जी। तो बस फिर बातें होती रही। सिगरेट को मैंने कहा कि वहाँ रहे हैं तो बाबा जी इत्थे जी बैठे दे हो, आओ उत्थे चलिए, रेस्ट हाउस चलिए। ये रात के 10 बजे का वक्त था, गर्मियों के दिन थे। तो उसने कहा अच्छा, उन्होंने बुला लिए, वो कोई भेजा किसी को। तो एक मलंग सा वो उठा के हारमोनियम और कापी, कोई तबला नहीं, कोई कुछ नहीं, कापी और हारमोनियम लेकर वो आ गया। हमने गाड़ी में बिठाया और हम चले गए रेस्ट हाउस में। वो हमारे पास रहे। फिर मुल्तान में मैंने सुबह उठ के फ़ोन किए, बताया कि पठाना खान साहब हमारे पास हैं, हम सुन रहे। मुल्तान की 2 वकला ख़वातीन भी आ गई, 3-4-5 वकील भी आ गए। तो फिर अगली रात भी हम इकट्ठे रहे पठाना खान से। तो उस वक़्त मेरा अंदर से ये ख्याल उभरा कि मैं सियालकोट बुलाऊँ। उस वक़्त मैं लाहौर अभी शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मैंने एक मंज़र अपने जहन में पैदा किया कि तमाम मेरे घर में भी वो, मैंने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं दोस्त, उन्हें सबको बुलवाऊँगा, इससे इज़्ज़त दिलवाऊँगा अल्लाह। तो मैंने वादा भी कर लिया। लेकिन मुझे सदमा और अफसोस है कि उसके बाद 2 साल तक वो ज़िंदा भी रहे, 3 साल तक, लेकिन मैं वो वादा इफ़ा न कर सका। पठान खान का कौन सा वस्फ़ आपको सबसे अच्छा लगा? मेरा ख्याल है कि जिस तरह अल्लाह कौमों के लिए पैगंबर मबऊस करते हैं ना, उसी तरह फ़न के हर दायरे का छोटा बड़ा कुछ पैगंबर आते रहते हैं। वो सूफियाना कलाम गाने के लिए ही मेरा ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की तहलीक की हुई थी। उससे ज़्यादा हालांकि कहते हैं कि ठीक है, सिलसिला चलता रहता है, आगे बढ़ता है। अब तक तो वो कैफियत गाकर
सामे पर किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि उस मर्तबे और मुकाम को छू सके जो मर्तबा और मुकाम पठान खान का था।